5 अप्रैल 1995 जापान की टोक्यो शहर के पास मौजूद ज़ूही बीच। सुबह के 7 बजे थे। हवा में हल्की ठंडक और एक्साइटमेंट थी। उम्र 17 से 20 साल के 11 जिगरी दोस्त जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, आज अपनी मोटर लॉन्च बोट चलाने की ट्रेनिंग के फाइनल दिन के लिए जमा हुए थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि आज वे पहली बार अकेले बोट को समंदर में ले जाने वाले थे। हर ट्रेनिंग सेशन में उनके साथ एक मास्टर ट्रेनर होता था, लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका ट्रेनर नहीं आया। घंटों इंतजार करने के बाद उन लड़कों का सब्र जवाब दे गया। उनमें से एक केंजी, जो ग्रुप में सबसे बड़ा और सबसे डेयरिंग था, बोला, अरे यार, कब तक वेट करेंगे? हमें सब कुछ आता है, चलो आसपास एक छोटा चक्कर लगा कर आते हैं। पहले तो हिरोशी और कुछ दूसरे लड़कों ने मना किया, नहीं यार, ये रिस्की है, बिना ट्रेनर के जाना ठीक नहीं। लेकिन जवानी का जोश और समंदर का बुलावा इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में सब मान गए। उन्होंने बोट का इंजन स्टार्ट किया और उनकी यात्रा शुरू हो गई। शुरू के 10 मिनट सब कुछ परफेक्ट था। बोट मक्खन की तरह पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं रहा कि वे बीच से कितनी दूर आ गए हैं। जब हिरोशी ने पीछे मुड़कर देखा तो किनारा एक छोटी सी लकीर जैसा लग रहा था। उसने घबरा कर कहा, केंजी, हमें लौटना चाहिए, हम बहुत दूर आ गए हैं। पर केंजी, जो बोट चला रहा था, मस्ती के मूड में था। उसने बात को अनसुना कर दिया और बोट को और तेज भगाने लगा। अगले 20 मिनट में वे इतनी दूर पहुंच गए जहां से जमीन का नामो निशान नहीं था। अब सबको डर लगने लगा था। उनके बार बार कहने पर केंजी ने बोट घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील जाम हो चुका था। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ब्रेक ने भी काम करना बंद कर दिया था। किसी टेक्निकल खराबी की वजह से बोट अब उनके कंट्रोल से बाहर थी। उन 11 लड़कों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे ना तो बोट रोक पा रहे थे और ना ही कूदकर अपनी जान बचा सकते थे, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरा अथाह समंदर था, जहां तक तैरकर पहुंचना नामुमकिन था। बोट अब एक बेकाबू ताबूत की तरह सीधी चलती जा रही थी। लड़कों ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग लगा दी, हर तार को छेड़ा, हर पुर्जे को हिलाकर देखा, लेकिन सब बेकार। बोट ठीक नहीं हुई। शाम हुई, सूरज समंदर में डूब गया और रात ने अपनी काली चादर फैला दी। अब उनके पास बस बोट में पड़े रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। बोट में खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था, वो बस 1-2 दिन के लिए ही काफी था। कुछ रस्सियां, एक बड़ी कटारी और थोड़ी सी पानी की बोतलें, यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। दिन रात में बदला और रात फिर से दिन में। बोट तब तक चलती रही जब तक उसका तेल खत्म नहीं हो गया। फिर एक सुबह जब हल्की सी रोशनी हुई, वे नींद से जागे। उन्होंने देखा कि बोट अब रुकी हुई है, लेकिन ये राहत की बात नहीं थी, ये और भी डरावनी थी, क्योंकि वे अब समंदर के बीचों बीच थे। दूर दूर तक ना कोई किनारा, ना कोई पहाड़, ना कोई पेड़ पौधा, कुछ भी नहीं। सिर्फ लहरें थीं जो उनकी बोट से आके टकरा रही थीं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वे उसी तरह तैरते रहे। दिन की धूप उन्हें आग की तरह जला देती और रात का अंधेरा उनके दिलों में खौफ भर देता। रात में समंदर के नीचे से अजीब अजीब आवाजें आती। कभी कोई बड़ी मछली या कोई अनजाना जीव उनकी बोट से जोर से टकराता और वे डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते। चौथे दिन शाम होते होते मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल घिर आए और देखते ही देखते एक भयानक समुद्री तूफान उनकी छोटी सी बोट पर टूट पड़ा। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उन्हें किसी खिलौने की तरह इधर उधर पटकने लगी। घंटों तक मौत का ये नाच चलता रहा। उन्हें लगा आज उनका आखिरी दिन है। लेकिन जब रात खत्म हुई और सुबह की पहली किरण फूटी, तो उनकी आंखों को जिस चीज पर यकीन नहीं हुआ, वो था सामने नजर आ रहा एक द्वीप। उस द्वीप को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी मरते हुए इंसान को सांसें मिल गई हों। उन्होंने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और किसी तरह अपनी बोट को द्वीप के किनारे की तरफ धकेलना शुरू किया। उन्हें डर था कि अगर ये जमीन का टुकड़ा भी हाथ से निकल गया तो शायद वे फिर कभी जमीन देख नहीं पाएंगे। और आखिरकार 4 दिनों के बाद उनके पैरों ने जमीन को छुआ। वे दौड़कर द्वीप के अंदर भागे। प्यास से उनका गला सूख कर कांटा हो गया था। वे पागलों की तरह पानी ढूंढने लगे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी उनमें से एक
कायतो की नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ी। बस फिर क्या था, बोट से मिली रस्सी के सहारे वे पेड़ पर चढ़े और मीठे नारियल पानी से अपनी प्यास बुझाई। उस दिन नारियल का वो पानी उन्हें अमृत जैसा लगा। जमीन पर बैठकर सबने एक लंबी सांस ली। अब उन्हें एक और सच्चाई का सामना करना था कि वो यहाँ फंस चुके हैं। केंजी और हिरोशी, जो ग्रुप में सबसे बड़े थे, उन्होंने लीडरशिप संभाली। हिरोशी ने, जिसे सर्वाइवल की किताबें पढ़ने का शौक था, सबको समझाया, अगर हमें यहाँ से जिंदा लौटना है तो हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। रहने के लिए एक पनाह, पीने के लिए पानी का इंतजाम और सबसे जरूरी आग। उसकी आवाज में एक ठहराव था जिसने बाकी लड़कों को हिम्मत दी। उन्होंने सबसे पहले बोट के टूटे हुए हिस्सों को रस्सी से पेड़ से मजबूती से बांध दिया ताकि वे समंदर में बह ना जाए। और इस तरह एक अनजान द्वीप पर शुरू हुई 11 लड़कों की जिंदगी और मौत की लड़ाई। पहला काम था मीठे पानी का एक परमानेंट सोर्स ढूंढना। नारियल से हर रोज प्यास बुझाना मुमकिन नहीं था। 2 दिनों तक वे द्वीप के कोने कोने में भटकते रहे। आखिरकार द्वीप के थोड़ा अंदर जाकर उन्हें एक छोटा सा झरना मिल ही गया। साफ मीठा पानी देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस झरने के पास ही अपना पहला ठिकाना बनाने का फैसला किया। जंगल की बड़ी बड़ी पत्तियों और डालियों का इस्तेमाल करके उन्होंने काम चलाऊ झोपड़ी बनाई, जो बहुत कमजोर थी, लेकिन कम से कम रात के कीड़े मकोड़ों से थोड़ी सुरक्षा तो दे ही सकती थी। लेकिन उस द्वीप पर उनकी पहली रात कयामत की रात थी। जंगल से आती अजीब और डरावनी आवाजों ने किसी को सोने नहीं दिया। हर आहट पर ऐसा लगता जैसे कोई खूंखार जानवर झाड़ियों में छिपा उन्हें ही देख रहा है। वो रात उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाग कर गुजारी। सुबह होते ही खाने की तलाश शुरू हुई। हिरोशी अपनी किताबों से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें सिखाने लगा कि कौन से फल और कंद खाए जा सकते हैं। इसी बीच युवा नाम का एक लड़के ने भूख के मारे एक चमकीला सुंदर सा फल तोड़कर खा ही लिया था कि हिरोशी ने चिल्लाकर उसे रोका और उसके मुंह से वो जहरीला फल बाहर निकलवाया। उस दिन वे समझे कि ये जंगल जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है उस 9 साल लंबे संघर्ष की जो इन लड़कों ने झेला। हर एक पल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आप इस अविश्वसनीय सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और हाँ, कमेंट के साइड में जो नया हाइप का ऑप्शन आया है उसे भी दबा देना ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और सच्ची कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिन बीतते जा रहे थे और द्वीप पर जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। एक दिन समंदर के किनारे नुकीले पत्थर पर पैर पड़ने से दाइकी का पैर बुरी तरह कट गया। ना कोई दवा, ना कोई मरहम। इन्फेक्शन का डर सबको सताने लगा। उन्होंने झरने के साफ पानी से उसका जख्म धोया और जंगली पत्तों को पीसकर उस पर बांध दिया। इस घटना के बाद केंजी ने सबको इकट्ठा किया और काम का बंटवारा किया। उसने नियम बनाया, कोई पानी लाएगा, कोई खाना ढूंढेगा और कोई मिलकर रहने की जगह को और मजबूत बनाएगा। उनका सबसे बड़ा संघर्ष था आग जलाना। महीना भर बीत गया। वे हर रोज कोशिश करते, पत्थर पर पत्थर रगड़ते, लकड़ी पर लकड़ी घिसते, लेकिन आग की एक चिंगारी भी नहीं निकलती। कच्चा खाना खा खाकर वे बीमार पड़ने लगे थे। उन्होंने नुकीले पत्थरों और सीपियों को घिस घिस कर चाकू और भाले जैसे औजार बनाए। एक दिन काइतो और दाइकी अपने बनाए हुए भाले से उथले पानी में एक बड़ी मछली का शिकार करने में कामयाब हो गए। 9 दिनों में ये उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी। उस दिन कच्ची मछली खाते हुए भी उनके चेहरों पर एक चमक थी, एक जीत की चमक। इस कामयाबी ने उनके टूटे हुए हौसलों को थोड़ा जोड़ा। उन्होंने एक बड़े पेड़ की छाल पर कोयले से द्वीप का एक नक्शा बनाना शुरू किया, जिसमें पानी का झरना, फलों के पेड़ और खतरनाक जगहों को मार्क किया गया था। ये उनका इस नई दुनिया में बसाया गया पहला नक्शा था। एक दिन समंदर के किनारे उन्हें एक टूटी हुई प्लास्टिक की बोतल बहकर आई हुई मिली। उस बोतल को देखकर उन्हें अपनी पुरानी दुनिया, अपना घर, अपने माँ बाप सब याद आ गए। उस एक बेजान बोतल ने उनके अंदर दबे सारे इमोशंस को बाहर निकाल दिया। वे सब उस दिन घंटों समंदर की तरफ मुंह करके बैठे रोते रहे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, खाने की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। इसी बात को लेकर एक दिन रेन और ताकेशी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया, जो हाथापाई तक पहुंच गया। केंजी ने सख्ती से बीच बचाव किया और उसी दिन एक और नियम बनाया कि जो भी खाना मिलेगा सब में बराबर बांटा जाएगा, चाहे वो एक टुकड़ा ही क्यों ना हो।
इस नियम ने उनके बीच के तनाव को कम किया। कुछ ही हफ्तों बाद साउदा नाम का एक लड़का बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। बिना किसी दवा के उन्होंने बस दिन रात उसकी देखभाल की। उसे पानी पिलाते रहे, उसके माथे पर गीली पत्तियां रखते रहे। कई दिनों की देखभाल के बाद वो ठीक हो गया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि इस जंगल में वे सिर्फ एक दूसरे के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने एक बड़े पेड़ के तने पर हर रोज एक लकीर खींचकर समय का हिसाब रखना भी शुरू कर दिया था। ये लकीरें सिर्फ दिन नहीं गिनती थीं, बल्कि उनकी उम्मीदों पर पड़ रही हर एक चोट का हिसाब भी रखती थीं। दूसरा साल, तीसरा साल, वक्त गुजरता जा रहा था। अब उनके बाल और दाढ़ी बढ़ चुके थे, कपड़े फटकर कीथड़े हो गए थे और कुपोषण और कड़ी मेहनत ने उनके शरीर को सुखा दिया था। उनकी चमड़ी धूप में जलकर तांबे जैसी हो गई थी। कई लड़के अब उम्मीद छोड़ चुके थे। उनके बीच झगड़े और बहस आम हो गई थी। यूकी नाम का एक लड़का तो एकदम चुप हो गया था। वो बस एकटक समंदर को देखता रहता। तीसरे साल जब वे द्वीप के दूसरे छोर को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें एक गुफा के अंदर एक इंसानी कंकाल मिला। ये खोज उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। ये इस बात का सबूत था कि वे पहले इंसान नहीं थे जो यहाँ फंसे थे और यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। इस खोज ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया। ताकेशी के नेतृत्व में कुछ लड़कों ने छिपकर एक बेड़ा यानी कि राफ्ट बनाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया। हिरोशी ने उन्हें समझाया कि बिना किसी दिशा के समंदर में जाना आत्महत्या करने जैसा होगा, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने एक बेड़ा बनाया, लेकिन जैसे ही वे उसे समंदर में उतारने ही वाले थे, एक छोटा सा तूफान आया और उनके बनाए बेड़े को चकनाचूर कर दिया। इस नाकामी के बाद उन्हें समझ आ गया कि एकजुट रहने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जिंदा रहने के लिए उन्हें हर रोज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। द्वीप की खड़ी चट्टानों पर समुद्री पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। उन पक्षियों को पकड़ना उनके खाने और पीने की जरूरतें पूरी करने का एक जरिया था। हाँ, वे अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन पक्षियों का खून तक पीते थे। एक दिन यूमा, जो ग्रुप में सबसे फुर्तीला था, ऐसी ही एक खड़ी चट्टान पर पक्षी पकड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन अचानक बारिश की वजह से फिसलन हुई। उसका पैर फिसला और वो चीखता हुआ सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर गया। उसकी हेल्प हेल्प की चीखें सुनकर बाकी लड़के भागे भागे वहां पहुंचे। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। यूमा एक बहुत ही पतली चट्टान की कगार पर आकर अटक गया था। उसका एक हाथ टूटकर बुरी तरह लटक रहा था। किसी तरह लड़कों ने रस्सियों और लताओं की मदद से उसे ऊपर खींचा। वे उसे उठाकर अपने कैंप में लाए। उन्होंने पेड़ की टहनियों और पत्तों की मदद से उसके टूटे हुए हाथ पर पट्टी बांधी। सबने फैसला किया कि जब तक यूमा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, वो कोई काम नहीं करेगा। उसका सारा काम हम सब मिलकर करेंगे। यूमा को ठीक होने में कई महीने लग गए, लेकिन इस हादसे ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। उन्होंने उस दिन के बाद तय कर लिया था कि खराब मौसम में कोई भी चट्टान पर शिकार करने नहीं जाएगा, चाहे भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। हर रोज वे द्वीप को एक्सप्लोर करने निकलते, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बना दे। और एक दिन उनकी ये उम्मीद पूरी हुई। जब वे द्वीप की सबसे ऊंची चोटी के समतल हिस्से पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पुराना वीरान गांव देखा। गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन वहां उन्हें काम की दो चीजें मिली। कुछ जंगली सब्जियां जो अपने आप उगाई थीं और बहुत सारी मुर्गियों के वंशज जिन्हें शायद गांव वाले सालों पहले यहीं छोड़कर चले गए थे। ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। अब हर रात वे एक खेल खेलते थे, मुर्गी पकड़ने का खेल। देखते ही देखते उनके पास लगभग 200 मुर्गियां हो गई थीं। वे उन्हें मारते नहीं थे, बल्कि नारियल के टुकड़े खिलाकर उनकी अच्छी देखभाल करते थे, ताकि उन्हें अंडों के रूप में एक लगातार फूड सोर्स मिलता रहे। वे मुर्गियों को सिर्फ तभी मारते थे जब मौसम बहुत खराब होता और वे शिकार पर नहीं जा पाते। एक साल बाद उन सब ने बचाव की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उन्होंने मान लिया था कि शायद उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी इसी द्वीप पर गुजारनी होगी। इसीलिए उन्होंने एक परमानेंट मजबूत झोपड़ी बनानी शुरू की और साथ ही सब्जियों के खेतों को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। 8 साल बीत चुके थे। एक दिन जब वे अपनी टूटी हुई बोट के कबाड़ हो चुके पुर्जों को खंगाल रहे थे तो उन्हें एक अविश्वसनीय चीज मिली, एक टूटा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। उन्होंने उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन बार बार नाकाम होते रहे। कभी बादल होते तो कभी सूखी लकड़ी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर 9वें साल के आखिर में एक खिली हुई तेज धूप वाली दोपहर में हिरोशी और यूमा आखिरकार सूखे नारियल के रेशों पर सूरज की किरणों को फोकस करके आग जलाने में कामयाब हो ही गए। जैसे ही पहला धुआं उठा,
और फिर एक छोटी सी लौ जली। वे हैरान रह गए। वे चिल्लाए, आग आग, जल गई। बाकी लड़के दौड़कर आए और उस छोटी सी लौ को देखकर किसी बच्चे की तरह नाचने लगे, रोने लगे, एक दूसरे के गले लग गए। 9 साल के बाद उन्होंने आग देखी थी। उसी रात 9 साल में पहली बार उन्होंने पकी हुई मछली खाई। गरम खाने का वो स्वाद, वो खुशबू, उसे महसूस करके वे सब फूट फूट कर रो पड़े। अब उनका एक ही मकसद था, उस आग को किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देना। 24 घंटे कोई ना कोई एक पहरेदार की तरह उस आग की रखवाली करता। उन्होंने द्वीप की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर सूखी लकड़ियों का एक विशाल ढेर बनाया, जिसे उन्होंने सालों से इकट्ठा किया था, और एक दिन उसमें आग लगा दी। घना काला धुआं आसमान में मीलों दूर तक फैल गया। अब शुरू हुआ इंतजार। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। उनके मन में फिर से निराशा घर करने लगी थी। एक रात उन्हें दूर समंदर में एक जहाज की रोशनी दिखाई दी। वे पागलों की तरह चिल्लाए, मशाले जलाईं, लेकिन वो जहाज अपनी दिशा में आगे बढ़ता चला गया। ये झूठी उम्मीद उन्हें अंदर तक तोड़ गई। उन्हें लगा शायद ये धुआं भी किसी को नजर नहीं आएगा, शायद उनकी किस्मत में यही मरना लिखा है। वे लगभग हिम्मत हार ही चुके थे। वे नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत बस कुछ ही घंटों में पलटने वाली थी। एक मछली पकड़ने वाला जहाज, जो एक तूफान के कारण अपना रास्ता भटक गया था, उसी द्वीप के पास से गुजर रहा था। जहाज के कैप्टन ने जब दूर से आते उस अजीब घने धुएं को देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने क्यूरियोसिटी में जहाज को उस तरफ मोड़ने का फैसला किया। जब लड़कों ने अपनी तरफ आते जहाज को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये उनका कोई वहम है, कोई सपना है, लेकिन वो सपना नहीं था। जब बोट किनारे पर आकर रुकी तो वो 11 लड़के, जो अब जंगली दिखने वाले जवान बन चुके थे, फूट फूट कर रो पड़े और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मछुआरे उन 11 इंसानों को देखकर हैरान रह गए, जिनकी भाषा और व्यवहार लगभग बदल चुका था। जहाज पर चढ़ने के बाद 9 साल बाद उन्हें पहला नरम बिस्तर और ढंग का खाना मिला। उनके लिए ये सब कुछ अकल्पनीय था। जब वे बंदरगाह पर पहुंचे तो उनके परिवारों से उनका पुनर्मिलन हुआ। वो पल, उस पल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो माँ बाप जो ये मान चुके थे कि उनके बच्चे मर चुके हैं, उन्हें 9 साल बाद अपने सामने जिंदा देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन 11 लड़कों की इस अविश्वसनीय सर्वाइवल की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई, जो इंसानी हिम्मत और जिंदा रहने की एक अमर मिसाल बन गई। सभ्य दुनिया में वापस लौटने के बाद उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक वैसे ही जैसे उस द्वीप पर नहीं मानी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी भी घने अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। अगर आपके दिल को इस कहानी ने छुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। देखने के लिए शुक्रिया।